कुछ देर में ही ट्रेन जबलपुर पहुंचने वाली थी। रोशनी बहुत ही उलझे अंदाज में बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके मम्मी पापा के साथ इस शहर में आई थी। इतनी छोटी कि उसे कोई बात याद ही नहीं। आज इतने बरस बाद वह दोबारा इस शहर में जा रही है और नहीं जानती कि उसे कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पापा के नहीं रहने के बाद जिंदगी में इतनी मुश्किलें आईं कि रोशनी कुछ हद तक बहादुर हो गई थी, मगर फिर भी नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में पहली बार जा रही थी। नया शहर, अजनबी लोग, सबके साथ कैसे रहेगी? सबसे बड़ी बात थी पापा के बचपन के दोस्त के घर जाकर रहना। हालांकि उसे अंकल आंटी के अच्छे सलूक के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिसकी वजह से वह परेशान हो रही थी। माना अंकल आंटी का स्वभाव बहुत अच्छा है, पर मेरे मम्मी पापा ने उन्हें कभी अधिक भाव नहीं दिया। एक बार अंकल आंटी मुंबई आए थे तो मम्मी पापा ने उन्हें अपना वक्त तक नहीं दिया था। पापा को अपने बड़े बिजनेसमैन होने का गर्व था, तो मम्मी को अपनी खूबसूरती और पढ़ी लिखी होने का। पापा को अपने बचपन का दोस्त अपने आगे कमतर महसूस हो रहा था, तो मम्मी भला उन लोगों को क्यों भाव देती। और अब रोशनी को उन्हीं के पास बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना पड़ रहा था। उसकी जॉब पहले मुंबई में ही थी, फिर उसका ट्रांसफ़र जबलपुर वाले ऑफिस में हो गया। अगर वो शौकिया तौर पर जॉब कर रही होती तो अंकल आंटी के घर रुकने के लिए कभी तैयार नहीं होती, लेकिन नौकरी करना उसके लिए शौक नहीं, उसके घर वालों की जरूरत पूरी करने का जरिया था। उसके दोनों छोटे भाई अभी 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिर उन दिनों जब वह अपनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री को एक कागज का टुकड़ा समझने लगी थी, तब उसके मौसा जी ने उसके लिए जॉब का बंदोबस्त कर दिया और उसे मुश्किल से बाहर निकाल दिया। नौकरी मिलने के बाद रोशनी तो बहुत खुश हुई, पर उसकी माँ बेहद परेशान हो गई। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, पर मम्मी ने उसे इस शर्त पर जाने की इजाज़त दी कि वह पापा के बचपन के दोस्त के घर पर रहेगी। पहले जो लोग गरीब और कम हैसियत के लोग लगते थे, आज अचानक मम्मी को उनमें मोहब्बत दिखाई दे रही थी। रोशनी अपनी मम्मी को मना करना चाहती थी, पर उन्होंने पहले ही आंटी से फ़ोन पर बात कर ली और उसके जॉब और उनके घर पर रहने वाली बात भी बोल दी। स्टेशन पर उसे लेने धीरज भैया आए थे। हालांकि वो उनसे पहले कभी नहीं मिली थी, बस तस्वीर ही देखी थी। वह उन्हें पहचानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि वो जल्दी से बढ़कर उसके पास आ गए। रोशनी को अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका सामना करते हुए डरते डरते उसने उन्हें देखा कि उनकी आंखों में तंज या मजाक तो नहीं है कि देखो, इतने बड़े बाप की बेटी नौकरी के लिए मारी मारी फिर रही है और बेचारे गरीब रिश्तेदारों के यहाँ रुकने वाली है, जिनसे कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, आज उनके घर रहने जा रही है। मगर उनकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं देख सकी रोशनी, बल्कि एक पुरखुलूसी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर सजी हुई थी। रोशनी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए खुश रहो कहा और उसे लेकर वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रोशनी धीरज भैया के साथ उनकी नए मॉडल की कार में बैठी थी। उनका जहन कई साल पहले का एक जुमला सोचे जा रहा था, खाली डिग्रियों को लेकर क्या मुझे चाटना है। इंसान के पास डिग्रियों का ढेर हो, गले में ढेर सारे गोल्ड मेडल हों, ऐसे लोगों से दूर से सलाम करती हूँ मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो मेरे सारे शौक पूरे कर सके, मुझे अपना दिल न मारना पड़े। मैं जैसे अपने पिता के घर में शान से जीती आई हूँ, वहाँ भी वैसी ही शान हो। रोशनी को अपनी बड़ी बहन सीमा की बातें याद आईं और उसके दिल से एक सर्द आह निकली। उसने एक नज़र अपने बराबर में बैठे धीरज भैया की ओर देखा। कितने हैंडसम और डिसेंट से थे वो, जितने हैंडसम वो तस्वीर में लगे थे उससे भी बढ़कर शानदार व्यक्तित्व है। रोशनी अपने जीजा जी से उनकी तुलना करने लगी। सख्त चेहरे वाले जीजा जी जब गुस्से में होते तो किसी के भी सामने दीदी की बेइज्जती कर देते, ऐसे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। बड़े बड़े शहरों में घूमने जाना, शॉपिंग करवाना, पिछले साल तो स्विट्जरलैंड घूमकर आए थे। दीदी हमेशा गहनों से लदी रहती थीं, लेकिन ये सब ऐश आराम कभी भी ताने देकर बराबर कर दिया करते थे। जीजा जी
चाहे सामने जितने भी लोग मौजूद हों। मैं यूं घूमता हूँ, यूं शॉपिंग करवाता हूँ। मेरी वजह से ऐस है तुम्हारी। थी तुम्हारी औकात इस सब की। तुम्हारे बाप ने तो बस इतनी दौलत कमाई थी कि एक झटके में सब खत्म हो गया। दीदी जो कभी मम्मी पापा की लाडली बेटी थी, जो शादी से पहले एक नखरीली गुड़िया जैसी थी, अपने दोस्तों में मगरूर कहलाती थी, पता नहीं अपने पति की इतनी बातें कैसे सहती थी। जबकि रोशनी जीजा जी की बातें सुनकर गुस्से से बेहाल हो जाती थी। एक बार तो रोशनी ने बहुत गुस्से से अपनी दीदी को उनकी बेगैरती का एहसास भी दिलाना चाहा था। तब वो बड़ी संजीदगी से समझाने वाले अंदाज में बोली, पति के साथ गुजारा करने के लिए पत्नी को थोड़ा सा बेगैरत बनना पड़ता है। रिश्ता निभाने के लिए पत्नी को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। अब वो अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मुझे रहना तो उन्हीं के साथ है। रोशनी यूं ही गुमसुम सी अपनी दी और जीजा जी के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक धीरज भैया की आवाज पर चौंकी थी। वह उससे कुछ बोल रहे थे, इसलिए अपनी सारी सोचों को झटकते हुए वो उनकी बातों का जवाब देने लगी थी। गाड़ी अनजाने रास्तों से गुजरते हुए एक बहुत बड़े आलीशान मकान के पास जाकर रुक गई थी। रोशनी गाड़ी से उतरी तो आंटी तुरंत उसके पास आ गई मेरी बच्ची। बचपन की तरह उन्होंने रोशनी को गले लगाकर कहा। उसे उनके वजूद से प्यार और अपनेपन की महक आ रही थी। वह उनका हाथ पकड़कर अंदर आ गई। बहू, उन्होंने भाभी को आवाज दी, जो कि किचन में थीं। उनकी आवाज सुनते ही वो बरामदे में आ गई। कैसी हो रोशनी? आंटी के बताने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। छरहरी काया की खूबसूरत सी सुमन भाभी को रोशनी ने गौर से देखा। आंटी उसे घर के बाकी लोगों के बारे में बता रही थीं। रश्मि अभी कॉलेज से नहीं आई। दादू और तुम्हारे अंकल भी शाम में घर आएंगे। आपको मेरी वजह से अपने ऑफिस से जल्दी उठना पड़ गया। उसने अपने सामने बैठे धीरज भैया से शर्मिंदा से लहजे में कहा, ऐसे जैसे अपनी वजह से उनका समय बर्बाद होने पर दुखी हो। वह उसकी बातों का जवाब देने जा रहे थे कि भागते दौड़ते दो बच्चे आ गए और धीरज भैया के पास आते आते रोशनी को देखकर ठिठक गए। फिर तुरंत उसके पास आकर पैर छूकर प्रणाम किया। आप रोशनी बुआ हो ना? दोनों उससे पूछ रहे थे। रोशनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और बोली, तुम दोनों शान और दीप्ति हो? आपको हमारे नाम कैसे पता हैं? दोनों हैरान हो गए। रोशनी उनकी बातें सुनकर हंस पड़ी। भैया भाभी और आंटी भी इस बातचीत पर मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हो। उसने दोनों को अपने पास बिठा लिया। भाई, अगर खाना खिला रही हो तो जल्दी से खिला दो, वरना फिर मैं चलूं। धीरज भैया ने भाभी से कहा तो वो जल्दी से वापस किचन में चली गईं। खाना खाने के बाद रोशनी आंटी और भाभी के साथ बातचीत कर रही थी कि रश्मि को आता देखकर भाभी बोली, लो रश्मि भी आ गई। रश्मि बहुत थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। आंटी भैया और भाभी की तरह वो प्यार से नहीं मिली। उसके अंदाज में रूखापन था। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी बताएं क्या पकाया है? वह भाभी से पूछ रही थी। तुम्हारी पसंद का बनाया है, फिक्र मत करो। जाओ, जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना निकालती हूँ, भाभी ने कहा। तो वो फ्रेश होने चली गई। बातों में काफी वक्त गुजर गया था, इसलिए आंटी ने रोशनी को आराम करने के लिए कहा। इसलिए वो गेस्ट रूम में आ गई। लेकिन ना तो उसे नींद आ रही थी और ना वो इस वक्त कभी सोती थी। शाम को सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अंकल आंटी ने उसे समझाया कि बिल्कुल अपना घर समझना, इसे तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। उसी समय बाहर का दरवाजा खुला और घर का आखिरी सदस्य अंदर आया, जिससे रोशनी अभी तक नहीं मिली थी। बहुत देर लगा दी बेटा? आंटी ने पूछा तो वह बड़ी संजीदगी से देर से आने की वजह बताने लगा। आंटी के बताने पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा, जैसे कि खाना पूर्ति कर रहा हो, और फिर अपने कमरे में चला गया। ऑफिस में पहला दिन वैसे ही गुजरा जैसा सोचा था। ऑफिस के लोगों के आने जाने के लिए एक गाड़ी थी। रोशनी ने भी आने जाने के लिए उसी में इंतजाम करा लिया। अब एक परेशानी तो सॉल्व हो चुकी थी। ऑफिस से वापस आने के बाद आंटी ने बड़े प्यार से उसके जॉब दफ्तर के साथियों के बारे में पूछा था और रोशनी सोच रही थी कि वह माँ से दूर थी, पर माँ जैसी ही
एक हस्ती उसके पास थी। आने वाले कुछ दिन दफ्तर का काम समझने और घर के माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में गुजर गए। दफ्तर में वो खुद को एडजस्ट कर चुकी थी, पर हैरानी तो उसे इस बात की थी कि वह जो सोच रही थी कि आंटी के घर में वो नहीं रह पाएगी, उसका ये ख्वाब गलत साबित हो गया था। इस घर का माहौल उसके घर के बिल्कुल अलग था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, उसे यहाँ की हर बात अच्छी लग रही थी। घर के सभी लोगों का आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का लिहाज करना। वे लोग पैसे कमाने में मग्न नहीं थे, अपनी फैमिली को वक्त देते थे। उसने महसूस किया कि घर में सभी पैसे को अहमियत जरूर देते थे, पर रिश्तों से अधिक नहीं। अपने घर में रोशनी ने ऐसा माहौल नहीं देखा था। उसके पापा दौलत कमाने में मसरूफ रहते थे और मम्मी का ख्याल भी उनकी तरह ही था। जैसे जैसे वो लोग दौलतमंद होते गए, अपने से कमतर रिश्तों से दूर होते गए। घर में आए दिन पार्टियां होती और उसमें उन्हीं लोगों को बुलाया जाता जिससे कारोबार में फायदा होने की उम्मीद हो। मम्मी पापा बस अपने सगे भाइयों से मिलते जुलते थे जो कि उनकी तरह पैसे वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों रोशनी का स्वभाव उनकी तरह नहीं बना। वो दोस्ती में स्टेटस को बीच में कभी नहीं लाती थी, जबकि उसकी दीदी मम्मी पापा की तरह ही सोचती थी। रोशनी की मम्मी और दीदी उसे हमेशा डांटती थीं जब वो नौकरों के बच्चों के साथ खेलने लगती कि पता नहीं ये किस पर गई है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि पापा कई कई दिन बीत जाते और उससे नहीं मिलते थे। उसका मन करता था अपने पापा के साथ बैठे बातें करे, साथ में खाना खाए, पर जब वो यही बात अपनी मम्मी से कहती तो वो उसे तुरंत टोक देती, तुम्हारे पापा को बहुत काम होते हैं। फिर मम्मी का भी यही हाल था। उन्होंने भी हाई सोसाइटी के रंग ढंग सीख लिए थे। उनकी सभी सहेलियां बड़े घरानों की थीं, जो पूजा पाठ में नहीं, किटी पार्टी में समय बिताना पसंद करती थीं। उन्हीं दिनों अंकल ने धीरज भैया की तस्वीर भेजी थी और फोन पर पापा से बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की थी। पर उनकी इस बात पर मम्मी और दीदी दोनों तैस में आ गई थीं। ये अच्छा शॉर्टकट निकाला है, सोचा होगा इतने पैसे वाले लोग हैं, दहेज की रकम से जिंदगी बन जाएगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाजो से पली बेटी का रिश्ता मांगने की। उस समय धीरज भैया के कैरियर की शुरुआत थी, मगर उस समय मम्मी ने एक हीरे को ठुकरा दिया था और दिनेश जीजा जी को दीदी के लिए पसंद किया, जिनसे कई फायदे थे। और फिर जीजा जी का खानदान और भी अधिक दौलतमंद था, लेकिन अचानक पापा जिस दौलत के पीछे भाग रहे थे वह उनसे नाराज हो गई। उन्हें बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा। ऐसी हालत हो गई कि उनके कारोबारी दोस्त उनसे दूर रहने लगे। उस दिन किसी बड़े नुकसान की खबर आई थी और उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो उसे झेल नहीं सके। उनकी मौत के बाद पता चला कि उन्होंने बहुत सारा कर्ज लिया था। उसी कर्ज की भरपाई करने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, बस वही घर रह गया जिसमें वो लोग रहते थे। हालात बहुत खराब हो गए थे। मम्मी की सारी सोशल एक्टिविटीज खत्म हो गई थी। दोनों छोटे भाई भी खामोश ही रहते थे। जीजा जी का व्यवहार तो पापा की जिंदगी में ही बदल गया था। वो भी रिश्तेदारों को हैसियत से तौलते थे। अब ससुराल से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए उन्होंने आना जाना लगभग खत्म कर दिया था। इम्तिहान खत्म होते ही उसे जॉब मिल गई थी, पर जितनी तनख्वाह थी उससे 4 गुना तो वो पहले शॉपिंग में खर्च कर देती थी। पहली सैलरी जब रोशनी को मिली तो उसे बहुत अजीब एहसास हुआ। इतने पैसे तो मम्मी एक बार में ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती थीं, और आज उनकी बेटी उतने पैसे कमाने के लिए किसी की नौकरी कर रही है। और तब उसने सोचा कि शायद मम्मी को भगवान जी ने सजा दी है, दौलत के घमंड में सबको खुद से कमतर समझने की सजा। रोशनी को आंटी के घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। रश्मि के अलावा सब उससे अच्छी तरह पेश आते थे। नवीन उससे ज्यादा बात तो नहीं करता था, पर मिलने पर कैसी हो, जॉब कैसी चल रही है, रश्मि सी बातें पूछ लिया करता था। रश्मि के रवैये से रोशनी को पता चलता था कि वो उससे नफरत करती है, इसलिए रोशनी भी उससे कम ही बात करती थी। रश्मि अपने चचेरे भाई बहनों से अच्छी तरह मिलती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके चाचा जी का घर पास में ही था और उसके दोनों चचेरे भाई बहन घर आए हुए थे। तीनों आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे।
संडे था, इसलिए रोशनी भी घर में बैठकर टीवी देख रही थी। जब वो ऊब गई तो कमरे से बाहर निकल आई और सबको एक साथ बैठे देखा तो उधर ही चली आई, पर रश्मि ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अपने इग्नोर किए जाने पर रोशनी को बुरा लगा, इसलिए वो वापस अंदर चली गई। उसके जाने के बाद आंटी रश्मि को डांट रही थी कि वो ऐसे क्यों कर रही है, पर वो कहने लगी कि आप भूल सकते हो कि वो लोग हमारा कितना अपमान करते थे। धीरज भैया का रिश्ता भी ठुकरा दिया था उन्होंने। आप ये सब भूल सकते हो, पर मैं इतनी महान नहीं हूँ। रोशनी ने रश्मि की बात सुन ली। वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रही थी रश्मि। हमने उन लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था जो मुझे उसकी बात का इतना बुरा लग रहा है। पर घंटे भर बाद रोशनी दोनों बच्चों के कहने पर उनके साथ लुका छिपी खेल रही थी और दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी। तो उसने सुना धीरज भैया रश्मि को समझा रहे थे कि रोशनी थोड़ी अलग है, तुम उसके साथ गैरों की तरह व्यवहार मत करो, और कुछ नहीं तो मेहमान समझकर अच्छा व्यवहार करो। रश्मि उनकी बात पर चुपचाप सुन रही थी। अब वो उनकी बात मानी या नहीं, पता नहीं। रोशनी को समझ नहीं आया। उसके दूसरी सुबह वह रोज की तरह तैयार होकर भाभी के पास किचन में आ गई। भाभी मुझे बताएं क्या काम बाकी है। भाभी उस समय दोनों बच्चों को नाश्ता करवा रही थीं। बोली, हाँ ऐसा करो, 2 पराठे सेक कर नबीन को दे आओ। रोशनी ने जल्दी से पराठे बनाए और प्लेट में निकालकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। नबीन पेपर पढ़ रहा था। रोशनी को देखा तो चौंक गया। रोशनी प्लेट रखकर फौरन चली गई। उस दिन के बाद से रश्मि ने रोशनी से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर दिया था। एक दिन ऑफिस से आने पर रोशनी को घर में चहल पहल सी लगी। रोशनी किचन में पानी लेने गई तो रश्मि किचन में पसीने से लथपथ थी। किचन को देखकर लग रहा था कि किसी दावत की तैयारी हो रही है। रोशनी ने आंटी से पूछा, जोरदार दावत की तैयारी है, बस इसके शौक हैं। आज कॉलेज भी नहीं गई, सुबह से किचन में लगी है। मुझे और बहू को किचन से छुट्टी दे दी है, पता नहीं क्या क्या पका रही है। आंटी ने लापरवाही से कहा, आपने अब तक कपड़े नहीं बदले। रश्मि किचन से बाहर आकर आंटी को बोली, अरे छोड़ो भी, अब इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। सालगिरह बच्चों की मनाई जाती है, बूढ़ों की नहीं। बस ठीक है ये कपड़े। आंटी ने कहा, प्लीज मम्मी, मैंने आपके कपड़े कमरे में निकाल कर रखे हैं, हमारे लिए तैयार हो जाइए। रश्मि ने जिद की। तभी वहां नबीन आ गया। बहुत सारे सामान लिए, संभालो इन्हें, उसने रश्मि से कहा। रश्मि ने चेक किया और बोली, हाँ सब ठीक है, और अच्छा किया आप वनीला केक लाए। अगर चॉकलेट केक लाते तो मम्मी नहीं खाती। मैं मम्मी की पसंद तो भूल ही नहीं सकता। फिर बोला, ये सब बाद में देखना, पहले मुझे पानी पिलाओ। रश्मि ने नबीन को पानी दिया और फिर सारा सामान रखने लगी। रोशनी खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। उसी समय भाभी सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह लाल लहंगे में बनी सवरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या अजीब इत्तेफाक है, हम लोगों की सालगिरह एक ही दिन होती है। स्वीट भाभी जान, आप लोगों की शादी की तारीख पापा ने यही सोचकर रखी थी कि आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी ही खूबसूरत गुजरे जैसे उनकी गुजरी। नबीन ने शरारत से कहा। सब धीरज भैया के आने का इंतजार कर रहे थे। रोशनी को रश्मि पर गुस्सा आ रहा था। इधर तो बातचीत होती थी दोनों की, बता नहीं सकती थी कि आज आंटी और भाभी दोनों की सालगिरह है। उसे लगा वो इन सबसे अलग और गैर है। उसका दिल कर रहा था कि अपने कमरे में चली जाए। उसे वहां बैठना अजीब सा लग रहा था। हर साल ये लोग इसी तरह मम्मी पापा और हम दोनों को सरप्राइज देते हैं। भाभी रोशनी से बोली। रोशनी का जवाब देने का मन नहीं किया, वह मुस्कुराई भी नहीं। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि रोशनी खामोश बैठी है। तुम्हें हमारी सालगिरह के बारे में पता नहीं था? तुम्हें रश्मि ने बताया नहीं क्या? भाभी ने रोशनी से पूछा। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, रोशनी ने रश्मि को देखते हुए कहा। बल्कि मुझे इसी बात का तो बुरा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले ही रश्मि ने मुझे इस बारे में बताया था, पर पता नहीं कैसे मैं भूल गई। रोशनी की बात पर नबीन ने रश्मि को ऐसे देखा जैसे उसे रोशनी की बात पर विश्वास नहीं हुआ हो। रोशनी को उदास देखकर आंटी ने कहा, अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, घर की तो बात है, कोई बड़ा फंक्शन थोड़ी है। उनकी बात सुनकर रोशनी हौले से मुस्कुरा दी। फिर खुशी भरे माहौल में केक काटा गया और सबने मिलकर खाना खाया। पर हाँ,
आज परोसने का काम रोशनी और रश्मि ने किया था। रात में रोशनी अपने कमरे में सोने आई तो रश्मि भी थोड़ी देर बाद आई। सॉरी रोशनी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपको सालगिरह के बारे में बताना चाहिए था। रोशनी आज की बात पर रश्मि से बहुत नाराज थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी रश्मि सिर झुकाए खड़ी थी। इससे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की कुछ अलग ही है। आपने मुझे सबके सामने झूठ बोलकर बचाया। वह नजरें झुकाए बोली, चलो माफ किया, तुम भी क्या याद करोगी, लेकिन कुछ जुर्माना तो देना पड़ेगा। अब इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कल मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा ताकि मैं सबके लिए गिफ्ट खरीद सकूं। कल मेरा हाफ डे है तो लंच के बाद चलना होगा। रोशनी की बात सुनकर रश्मि ने चेहरा उठाकर उसे देखा। आप बहुत अच्छी हो रोशनी, मैं तो आपको बहुत गलत समझती थी। लोगों को समझना ही तो मुश्किल काम है, इतना मुश्किल कि हमें इसका कोर्स करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रश्मि भी हंस दी। बस ये छोटा बनने का मुझे कोई शौक नहीं, तुम चाहो तो मुझे दीदी बोल सकती हो। रोशनी शरारत से मुस्कुराई तो रश्मि ने भी हंसकर सिर हिला दिया। धीरज भैया और भाभी मसूरी घूमने गए थे, इसलिए घर खाली खाली लग रहा था। बच्चों से घर में रौनक रहती थी, इसलिए बोरियत हो रही है ना। रश्मि और रोशनी छत पर टहलते हुए बातें कर रही थीं। चलो यार सोने चलते हैं, रोशनी बोली। कल संडे तो है ना, चलिए मेरे कमरे में टीवी भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। रश्मि की बात मानकर रोशनी ने अपने सोने का इरादा छोड़ दिया। रश्मि को देर रात तक जागने का मन था, इसलिए कॉफी और चिप्स लेकर आ गई। रश्मि ने चैनल बदलकर फिल्म चेक किया और एक इंग्लिश फिल्म लगा दी। स्क्रीन पर नजर आता हैंडसम सा हीरो देखकर उसने कहा, ये फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, फिल्म अच्छी लगी है हीरो? रोशनी ने रश्मि को छेड़ा। अरे ये तो कोई हॉरर फिल्म है, प्लीज रश्मि इसे बदलो। सुनसान जंगल और अकेली परेशान सी लड़की देखकर रोशनी ने कहा। पर रश्मि को ऐसी फिल्में पसंद थीं, इसलिए उसने चैनल नहीं बदला। फिल्म वाकई डरावनी थी। फिल्म खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ ही सो गईं। सुबह जब रश्मि को उठाने उसकी माँ आई तो दोनों को साथ सोते देखकर हैरान रह गई। नाश्ता करने के बाद रश्मि अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगी। आज उसकी दोस्त की सगाई थी। लगभग 12 बजे वो नवीन के साथ अपनी सहेली के घर चली गई। रात में वो वहीं रुकने वाली थी। रश्मि के जाने के बाद घर और खाली हो गया। शाम को अंकल के दोस्त के सीरियस हालत की खबर आ गई तो जल्दी में अंकल आंटी वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। अंकल के बचपन के दोस्त थे। अब रात को खाने पर घर में रोशनी और नवीन ही थे। दोनों ने बातें करते हुए खाना खाया। कॉफी लाऊं आपके लिए? हाँ, अगर तकलीफ ना हो तो। रोशनी कॉफी बनाकर लाई तो नवीन अपना कप लेकर अपने कमरे में चला गया तो रोशनी भी अपने कमरे में चली गई। अचानक से उसे बरामदे में किसी के चलने का आभास हुआ तो वह घबरा गई। उसकी नज़र कमरे की खिड़की पर चली गई जो बालकनी में खुलती थी। उसे बाहर का मंजर डरावना महसूस हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक तेज हवा से खिड़की खुलने और बंद होने लगी। बरामदे में भी चलने की आवाज आ रही थी। रोशनी के हाथ पांव ठंडे होने लगे। वह तेजी से उठी और दरवाजा खोलकर भागती हुई नवीन के कमरे तक आ गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। नवीन को नींद आ गई थी। वह आंखें मलते हुए उठा और दरवाजा खोला तो रोशनी को ऐसे बदहवास देखकर चौंक गया। क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगता है घर में कोई आ गया है। मैंने बरामदे में किसी के चलने की आवाज सुनी थी। वह कांप रही थी। नवीन देखने के लिए कमरे से बाहर जाने लगा तो रोशनी तेजी से उसके पास आ गई। इस तरह एकदम से बाहर ना जाएं, अगर कोई हुआ तो। उसने नवीन का हाथ पकड़ लिया। नवीन ने एक नजर रोशनी को देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चला गया और फिर पूरे घर को चेक करने के बाद वापस आया। कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। नवीन अपने कमरे में चला गया तो रोशनी भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में गई फिर उसे डर लगा और वो वापस नवीन के कमरे में आई। अब क्या हुआ? नवीन ने पूछा। वो मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं यहाँ रह सकती हूँ? कहते हुए रोशनी नवीन के कमरे में चली आई। नवीन उसे देखता ही रह गया। बाद में रोशनी ने उसे बताया कि कल जो हॉरर फिल्म देखी थी उसमें कातिल रात को खूबसूरत लड़कियों की बेरहमी से जान ले लेता है
और उनके सिर अपने साथ ले जाता है। वह नबीन को फिल्म की कहानी बताने लगी। नबीन को जोर से हंसी आ गई। खूबसूरत लड़कियों को चुन चुन कर मारता है। उसने खूबसूरत लफ्ज को खींचकर कहा, और तुम्हें लगता है तुम अगर अपने कमरे में गईं तो वहां वो कातिल बैठा होगा और तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारा सिर अपने पास रख लेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो कातिल मैं ही हूँ? गौर से देखो मेरे चेहरे को। नबीन ने रोशनी को डराते हुए कहा। रोशनी ने उसे गौर से देखा तो पहले तो थोड़ा डरी, फिर जब नबीन को हंसते हुए देखा तो शर्मा गई। नबीन हंस रहा था। अच्छा, तो रोशनी जो एक खूबसूरत लड़की है वो बहुत डरी हुई है एक अनजान कातिल से, जो खूबसूरत लड़कियों को मारकर उसके सिर अपने पास महफूज रख लिया करता है। नबीन रोशनी का मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था, लेकिन इस वक्त वो बुरा नहीं मान रही थी। नबीन ने फ्रिज से 2 पेप्सी कैन निकाली और एक रोशनी को देकर कहा, पी लो, तुम्हारा खून काफी खुश्क हो गया है। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। रोशनी को खुद पर गुस्सा आ रहा था, पर उसे अपने कमरे में जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाँ, नींद तो मेरी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन क्या करूं? वहाँ एक जालिम कातिल बैठा है एक खूबसूरत लड़की के इंतजार में। नबीन ने खूबसूरत लफ्ज को हथियार बना लिया था रोशनी को छेड़ने के लिए, और रोशनी गुस्सा करना चाहती थी पर चुप ही रही। आपको सोना है तो आप सो जाएं, वह थोड़ी देर बाद बोली थी। और आप यहीं बैठी रहेंगी? बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी नींद का ख्याल किया। नबीन ने तंज कसा। वक्त भी जैसे धीरे धीरे गुजर रहा था। नबीन कुर्सी पर बैठे हुए ही सो गया था, पर रोशनी की नजर घड़ी पर ही थी। जब सुबह के 5 बजे तो उसने सुकून की सांस ली। नबीन सो रहा था। वह धीरे से उठी ताकि उसकी नींद न खुले, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, नबीन ने चौंक कर आंखें खोल दी और फिर जल्दी से रोशनी से पहले दरवाजे के बाहर चला गया। उसने रोशनी के कमरे में जाकर झांका। वह पीछे पीछे आई तो वह बोला, खूबसूरत लड़की, आप कमरे में जा सकती हैं, यहाँ कोई नहीं है। नबीन प्लीज। रोशनी चिढ़ गई थी। 2 दिन बाद धीरज भैया और भाभी के वापस आने से घर में फिर से रौनक लौट आई थी। भाभी सबके साथ रोशनी के लिए भी तोहफा लेकर आई थी और रोशनी को बहुत अच्छा लगा था। आंटी, आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ। हालांकि आप लोगों का रहन सहन तौर तरीका हमारे घर से अलग है, फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे यही मेरा घर है, जैसे मैं हमेशा से रही हूँ यहाँ। एक दिन उसने आंटी से अपने मन की बात कही और आंटी उसकी बात सुनकर खुलकर मुस्कुराई और बोली, हाँ तो ये तुम्हारा भी घर है। तभी नबीन वहां आ गया और रोशनी चुप हो गई। नबीन आंटी के लिए दवा लेकर आया था। उसने उन्हें दवाई दी और चुपचाप चला गया। रोशनी को अपनी बातें नबीन द्वारा सुन लिए जाने पर अजीब सा महसूस हुआ। ये सुमन क्या हमेशा घर में आती है? छुट्टी का दिन था, इसलिए रोशनी और रश्मि दोनों किचन में कुछ स्पेशल बनाने में लगी थीं और बातें करते हुए रोशनी ने ये सवाल पूछा, हाँ सुमन सीए कर रही है, इसलिए पढ़ाई में कोई परेशानी होती है तो नबीन भाई से हेल्प लेने आ जाती है। रश्मि ने बताया, सुबह 10 बजे से सुमन उनके घर आई हुई थी और सबसे मिलकर नबीन के साथ ड्राइंग रूम में किताबें और फाइलें बिखेर कर बैठी थी। और अब 3 बज चुके थे, फिर भी दोनों बिजी नजर आ रहे थे। बहुत बोल्ड है सुमन, एकदम निडर, हम लोगों की तरह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले लड़कों ने उसकी बैग छीन ली थी और उसने बगैर रोने धोने के शांति से बैग की चाबी उन्हें दे दी और कहा कि बैग बेशक ले जाओ, पर डिग्गी में मेरी किताबें और डॉक्यूमेंट हैं, वो मुझे लेने दो। और उन लड़कों ने भी उसे किताबें और डॉक्यूमेंट वापस कर दिए और ये आराम से रिक्शे में बैठकर घर आ गई। अगर मैं उसकी जगह होती तो बेहोश हो जाती, रश्मि ने हंसते हुए कहा। और ये बात रोशनी सुमन को देखकर भी महसूस कर रही थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब खाना बन गया तो दोनों किचन समेट रही थीं। भाभी और मेरा ख्याल है कि सुमन नबीन भाई को पसंद करती है, पर नबीन भाई क्या सोचते हैं ये हमें नहीं पता। पिछले 4-5 घंटे से वह जिस खुलूस से उसे पढ़ा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि वह भी पसंद करते हैं, वरना कोई और होता तो चिढ़ जाता कि एक दिन की छुट्टी का होता है। रोशनी ने रश्मि की बात का संजीदगी से जवाब दिया, बात तो आप सही कह रही हैं, और ये बात तो खैर मुझे पता है कि नबीन भाई को डरपोक किस्म की लड़कियां जहर लगती हैं। मुझे हमेशा डांटते रहते हैं
किचन का काम पूरा करने के बाद दोनों बरामदे में आकर बैठ गई थीं और दोनों बातें कर रही थीं। लगभग 4 बजे सुमन अपने घर गई थी। करीब 6 बजे रश्मि रोशनी को बोलने आई, चलिए रोशनी दी, नवीन भाई हम सबको घुमाने ले जाएंगे। मेरा मूड नहीं है रश्मि, तुम लोग चले जाओ। उसका इनकार सुनकर रश्मि उदास हो गई। कितनी मुश्किल से नवीन भाई ले जाते हैं कभी कभी, और आप हैं नखरे कर रही हैं। दोनों बच्चे भी उदास हो जाएंगे। चलिए ना, अच्छा लगेगा। चली जाओ रोशनी, थोड़ा घूमना फिरना भी होना चाहिए बेटा। रोज तो वही घर और ऑफिस होता है तुम्हारा, आंटी ने प्यार से कहा। आंटी की बात तो वो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उठ गई। उसे उठता देखकर रश्मि खुश हो गई। आप नहीं जाती तो मुझे मजा नहीं आता। रोशनी उसके प्यार पर मुस्कुरा दी। ऐसा क्या खास है मुझ में? खास का मुझे पता नहीं, बस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप सादगी से रहती हैं। वरना पोज मारने वाले और बातें बनाने वाले लोगों से मेरी जरा भी नहीं बनती। वो दोनों तैयार होकर बाहर निकलीं तो नबीन और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। कार में बैठने के बाद रश्मि ने पूछा, रोशनी दी बताएं कहाँ चलें? जहाँ सबका मन हो। मेरा अपना कहीं जाने का मूड नहीं, उसने धीरे से कहा। अब मेरी वजह से आ ही गई हैं तो मूड में भी आ जाइए, रश्मि ने गुस्से से कहा। मुश्किल है तुम लोग कुछ भी तय कर पाओ, इसलिए मेरा ख्याल है मैं खुद ही ये काम कर लूं। अब लॉन्ग ड्राइव होगी और वो भी मैं अपनी मर्जी की जगह पर ले जाऊंगा। नबीन ने फैसला सुनाया और कार स्टार्ट की। बहुत देर की ड्राइव के बाद एक रेस्टोरेंट में सबने अपनी पसंद का खाना खाया और उन लोगों को जल्दी घर नहीं लौटना था, इसलिए धीरे धीरे ड्राइव करते हुए और गाना सुनते हुए वापस आ रहे थे। दोनों बच्चों के साथ रश्मि भी बच्ची बनी हुई थी और अपनी पसंद का गाना लगाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ड्राइव करते हुए नबीन ने एक नज़र रोशनी पर डाली, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ सोच नबीन के होठों पर मुस्कान आ गई। रश्मि, ये जो झाड़ियाँ देख रही हो ना, यहाँ पिछले हफ्ते एक लड़की की सर कटी लाश मिली थी। नबीन की बात सुनकर रश्मि भाई की तरफ देखने लगी। बहुत तलाश किया गया मगर लड़की का सिर नहीं मिला, कहते हुए नबीन ने रोशनी पर नजर डाली, पर वो अभी भी चुप बैठी थी। क्या आपने ये खबर अखबार में पढ़ी थी? रश्मि ने पूछा। नहीं, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा। मेरे एक कलीग की जानने वाली थी वो लड़की, बेचारी यहाँ जॉब के लिए आई थी। सब कह रहे थे वह कातिल उसका पीछा करता था। रश्मि उस लड़की के लिए अफसोस कर रही थी, जबकि रोशनी ने नबीन को अपनी ओर देखते हुए देख लिया था, इसलिए फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी थी। रोशनी बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखा रही थी कि नबीन वहीं आ गया। क्या हो रहा है? चाचू, रोशनी बुआ को इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए हम उनसे सीख रहे हैं। भाई कुछ हमें भी सिखा दें इस मशीन के बारे में। नबीन दोनों हाथ मेज पर रखकर सीधे रोशनी की आंखों में देखकर बोला, मुझे मुफ्त में ट्यूशन देने का कोई शौक नहीं है। रोशनी के मुंह से निकल गया और इस बात पर जो इत्मीनान की हंसी उसके चेहरे पर नजर आई, उसने रोशनी को बुरी तरह नर्वस कर दिया। नबीन ऐसे मुस्कुराया जैसे बहुत दिलचस्प बात सुन ली हो। मुफ्त में नहीं, फीस दूंगा मैं। ये तो बच्चे हैं, बस यूं ही बोल रहे हैं, मुझे कुछ खास आता नहीं है, रोशनी ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा। तभी रश्मि आ गई और नबीन बच्चों से बात करने लगा। तब रोशनी ने सुकून का सांस लिया। रात में सोते वक्त रोशनी खुद को लानत भेज रही थी। क्या जरूरत थी वो बात बोलने की? उसने खुद को समझाया कि अब से नबीन के सामने सोच समझकर बोलेगी। अगले दिन रोशनी ऑफिस से घर आई तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। वहां पर कोई नहीं था, इसलिए रोशनी ने फोन उठाया। फोन सुमन ने किया था। वो बोल रही थी, मैं सुमन बोल रही हूँ। नबीन है? आपका फोन है, रोशनी ने नबीन से कहा। नबीन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मन न हो फोन उठाने का। रोशनी किचन में आ गई। वहाँ भाभी और रश्मि दोनों लगी हुई थीं। क्या बन रहा है आज? भाभी ने कोफ्ते बनाए हैं और मैंने दाल चावल पकाया है। मैं खाना निकालती हूँ, आप अचार निकाल लो। अचार खाने में दोनों ही बहुत तेज थीं। कितना अचार खाती हो तुम दोनों? भाभी ने कहा। आपको अचार खाने के फायदे नहीं पता भाभी, रोशनी ने कहा। दुनिया की खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती का राज अचार भी है। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए अचार बहुत फायदेमंद होता है। वाकई बात तो सही है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए अचार जरूर खाना चाहिए, नबीन ने किचन में आते हुए कहा।
वह चुप हो गई। कब आए तुम? भाभी ने पूछा। काफी देर हो गई, सुमन का फोन आया था, उससे बात कर रहा था। हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने इशारे से इन मोहतरमा को मना भी किया था, मगर फिर भी इन्होंने होल्ड करा दिया। रोशनी की तरफ इशारा करते हुए उसने नाराजगी से कहा, आपने कब मना किया था? हाथ के इशारे से मना किया था, मुंह से चीख कर तो नहीं कह सकता था। इशारों के जवाब मैं नहीं समझ पाती, फिर कौन सी समझ में आती है? नबीन ने रोशनी को देखते हुए कहा, भाभी मैं आंटी के पास जा रही हूँ। वो उठ गई। लोगों के झगड़े में असल बात तो रह गई। फोन किस लिए तुम्हें किया था सुमन ने? फोन, हाँ, बस थोड़ी देर रुक गया। क्या हुआ, तुम गई नहीं? रोशनी बस एक पल के लिए रुकी थी। जब ये बात उसके कान में सुनाई दी थी, वो बाहर निकल गई। भाभी और रश्मि को उसका गुस्से से जाना शायद समझ नहीं आया। सुबह रोशनी की आंख देर से खुली, इसलिए जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसे पता था कि ऑफिस वाली बस में सो गई है। नबीन अपनी गाड़ी से टेक लगाकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। रोशनी ने उस पर एक नजर डाली और आगे बढ़ने लगी तो उसने आवाज दी, तुम्हारी गाड़ी में सो गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। नबीन ने मोबाइल पर बात खत्म की और फिर कुछ गुस्से से कहा, तुम्हें फॉर्मल होने का बहुत शौक है, जब तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। कहकर वह गाड़ी में बैठ गया और बोला, चलो मुझे देर हो रही है। वह कुछ चिढ़ती हुई गाड़ी में बैठ गई। नबीन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत से काम खुशी हो या ना हो रिश्तेदारी के लिहाज से भी करने पड़ते हैं। रोशनी ने चौंक कर उसे देखा, जैसे इस समय आप रिश्तेदारी का लिहाज करके मुझे छोड़ने जा रहे हैं। उसकी बात पर नबीन धीरे से हंसा, हाँ ये भी है, वैसे इस समय मैं किसी और की बात कर रहा था। नबीन फिर कुछ नहीं बोला। रोशनी उसके कुछ और बोलने का इंतजार कर रही थी कि ऑफिस आ गया था। वो उतरने के बाद थैंक यू बोलना चाहती थी, पर वह जल्दी से गाड़ी बढ़ा ले गया। शाम को रोशनी घर आई तो घर में काफी रौनक थी। कौन आए हैं? वो भाभी के पास किचन में आ गई। रश्मि भी किचन में ही व्यस्त थी। बहुत खास मेहमान हैं। भाभी ने रश्मि को प्यार से देखते हुए कहा, वही तो, तैयारी देखकर ही लग रहा है। पूरी बात तो बताइए। नबीन के दोस्त की फैमिली है। नबीन के दोस्त शेखर का छोटा भाई है समर। पहले ही वो लोग रश्मि और समर का रिश्ता करना चाहते थे और अब समर अमेरिका जा रहा है, इसलिए सगाई की बात करने आ रहे हैं। कैसा है वो? क्या मैंने उन्हें देखा है? रोशनी ने दिलचस्पी से पूछा। देखा तो है, अभी पिछले महीने ही तो आया था अपने भाई के साथ, और दोनों काफी देर तक रुके भी थे। भाभी ने उसे याद दिलाया तो रोशनी को कुछ याद आया और वो मुस्कुराई। हाँ याद आया, जिसके आने के बाद रश्मि अपने कमरे में बंद हो गई थी, ये कहकर कि मुझे भूख नहीं है। उसने रश्मि को घूरते हुए देखा और मुझे समझ नहीं आया कि अचानक इसकी भूख प्यास कैसे उड़ गई। मुझे कानो कान कुछ खबर भी नहीं होने दी। अगर बता दिया होता तो मैं उसे ढंग से देख लेती। रश्मि के होठों पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। भाभी, आज पहली बार मैंने किसी इंसान को रंग बदलते देखा है। देखो तो, रश्मि का चेहरा लाल हो गया है। भाभी रोशनी की बात पर हंस दी, जबकि रश्मि किचन से भाग गई। जब मेहमान आकर चले गए तो वह भी सबके पास आ गई। क्या तय हुआ आंटी? सगाई बस 10 दिन बाद है। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी। हो जाएगा सब, फिक्र मत करो। शादी तो बाद में होगी, तब भी 100 काम होते हैं। रिश्तेदारी में खबर करना, आस पड़ोस में खबर करना और फिर सगाई की शॉपिंग। आंटी उलझन में ही थीं। उस वक्त तो रोशनी चुप ही रही, पर फिर उसने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली। आखिर रश्मि उसे प्यारी जो हो गई थी। उसकी खुशी में उसे अपनी खुशी महसूस हो रही थी। सुबह नबीन ने उसे घर के कपड़ों में बैठा हुआ देखा तो हैरानी से पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना? और रोशनी के जवाब देने से पहले आंटी ने उसे रोशनी के छुट्टी लेने के बारे में बता दिया। और जब वो भाभी के साथ शॉपिंग पर गई तो भाभी उसे बोल रही थी कि सच में रोशनी, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम गैर हो, बिल्कुल अपनी सी लगती हो। बल्कि नबीन तो कह रहा था कि तुम्हारी आदतें मम्मी जी से काफी मिलती जुलती हैं। अच्छा, रोशनी ने ऐसे कहा जैसे नॉर्मली पूछ रही हो। हाँ, उस दिन जब हम लोगों की शादी की सालगिरह थी, उसके बाद उसने कहा था
सच्ची में मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम झूठ बोल रही थी, और रश्मि ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं कैसे नबीन को समझ में आ गया कि तुम झूठ बोल रही हो। मम्मी जी की भी यही आदत है, उन्हें लड़ाई झगड़े से टेंशन हो जाती है और वो दूसरों की गलतियां आसानी से माफ भी कर देती हैं ताकि बात ना बढ़े, और तुमने भी वही किया था। अपनी तारीफ सुनकर रोशनी को अनोखा सा एहसास हुआ कि कोई तो है जो उसे अच्छा समझता है। सारी जिंदगी उसकी जिन आदतों के लिए उसके घर वाले डांटते रहे, वो किसी की नज़र में तारीफ के काबिल है। रश्मि की सगाई से एक दिन पहले रोशनी की मम्मी भी आ गई थी, इसलिए रोशनी बहुत खुश थी। ऐसे तो उसकी मम्मी और उसका रिश्ता ऐसा नहीं था कि कभी साथ बैठकर बातें करें, फिर भी माँ तो माँ होती है, और पापा के नहीं रहने पर वो काफ़ी बदल गई थी। सब उनसे बहुत अच्छी तरह से मिले, बिना किसी गिले शिकवे के। उसने अपनी मम्मी से आंटी की फैमिली की बहुत तारीफ की। मम्मी क्या बताऊं, यहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। सच में ये एक आइडियल घर है। सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और उसकी बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, पर उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता कि उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। उन्होंने भी धीरज भैया और जीजा जी का मुकाबला जरूर किया होगा अपने मन में, और अपने गलत फैसले पर उन्हें अफसोस भी हो रहा होगा। आंटी ने रोशनी के लिए भी ड्रेस खरीदा था, उसकी पसंद का। हाँ, ये बात अलग थी, चॉइस आंटी की ही थी, और उनकी पसंद का ड्रेस रोशनी को काफी भारी लग रहा था। उसने बोला भी था कि आंटी मेरी सगाई थोड़ी है, पर आंटी ने उसे घूरते हुए देखा था। ऐसे कपड़े तो लड़कियां शादी सगाई के मौके पर शौक से पहनती हैं। देखना तुम कितनी प्यारी लगोगी। और जब वो ड्रेस पहनकर तैयार हुई तो सभी ने तारीफ की। रोज वो सिंपल से कपड़े पहनती और बनाव श्रृंगार से दूर ही रहती थी, इसलिए आज वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सगाई घर में ही, हॉल में ही हो रही थी। रोशनी की मम्मी अपनी बेटी को सबकी मेजबानी करते हुए देख रही थी। भाभी रोशनी को अपनी बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से भी मिलवाती हैं। सबसे मिलकर वो रश्मि के पास स्टेज पर चली गई, वहां उसके साथ तस्वीर खिंचवाई, और फिर स्टेज से उतरी तो सुमन नबीन से बातें करती नजर आई। केवल सुमन ही नहीं, बल्कि रश्मि की सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार लड़कियां और उनकी माओं की नजर नबीन पर थी। नबीन, जो एक ऊंचे ओहदे पर था और काफी अच्छी सैलरी पाता था। लड़कियों का नबीन से बातें करना पता नहीं क्यों रोशनी को अच्छा नहीं लग रहा था। सगाई होने के तुरंत बाद जब सारे मेहमान चले गए तो रोशनी अपने भारी कपड़ों और ज्वेलरी उतारने के लिए ऊपर भागी। वो जल्दी से सीढ़ियां चढ़ रही थी और नबीन नीचे उतर रहा था। उसे तेजी से जाते देखकर वो एक साइड हो गया, और जब वो उसके करीब से गुजरी तो धीमी सी आवाज में कहा, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, पहना करो। रोशनी को ऐसा लगा उसका दिल आज से पहले इतनी रफ्तार से कभी नहीं धड़का था। वह ऊपर चढ़ गई और एक बार भी नबीन की ओर नहीं देखा, लेकिन नबीन अभी भी हैरत से खड़ा था। फंक्शन के दौरान रोशनी को एक बार भी महसूस नहीं हुआ था कि नबीन ने उसे ध्यान से देखा हो। इस बात पर उसे दुख भी हो रहा था कि सभी ने उसकी तारीफ की, पर जिसकी तारीफ का उसे इंतजार था उसने एक बार गौर से देखा तक नहीं। अपने कमरे में आकर उसने अपनी धड़कनों को संभाला। पलंग पर बैठी बैठी वो नबीन के बारे में सोच रही थी, और कितना वक्त गुजर गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? मम्मी कमरे में आ गई थी और बोली। रोशनी उन्हें देखकर शर्मिंदा सी हो गई। जी बस उठ ही रही थी। मम्मी उसके पास ही बैठ गईं। क्या बात है मम्मी, आप बहुत खुश लग रही हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रोशनी ने पूछा। खुशी की बात तो है, मैंने तुम्हारी आंटी से तुम्हारे और नबीन के रिश्ते की बात की थी, और उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तुम उन्हें बहुत पसंद हो। बस वो नबीन और उसके पिता से बात करने के बाद मुझे जवाब देंगी। वैसे सब तुम्हें पसंद करते हैं यहाँ। रोशनी चूड़ियाँ खोल रही थी कि उनकी बात से उसे झटका लगा, और उसकी चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में चुभ गईं। क्या कह रही हैं आप? उसने तकलीफ की परवाह नहीं की और उनके पास आकर बोली, क्या बात है, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, इसमें गलत क्या है? मम्मी ने कुछ नाराजगी से कहा। वैसे पहले तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, पर कल जब लड़कियों को नबीन के आगे पीछे देखा तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम शर्माने में लगे रहें और कोई दूसरा बाजी मार ले।
इसलिए मैंने पहले ही उनसे बात कर ली। और फिर तुम्हें सब पसंद करते हैं यहाँ, क्या पता वो भी पसंद करता हो। रोशनी को पहली बार अपने चेहरे से नफरत हुई। उसे ऐसा लगा कि सुमन और बाकी सारी लड़कियां उससे कहीं ज्यादा अच्छी हैं। वो सब नबीन को केवल पसंद ही तो करती हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्लानिंग तो नहीं की, खुद को अच्छा बनाकर पेश तो नहीं किया। उनमें से किसी की माँ ने दुकानदारी नहीं की, जबकि उसकी माँ ने बेटी की खूबियां सबके सामने दिखाकर दुकानदारी ही तो की थी। रोशनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर खुद को शीशे में देखे जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। रोशनी की मम्मी ने गुस्से में रोशनी से कोई बात नहीं की और रोशनी भी खामोशी रही। नबीन उन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहा था। वह बहुत मुश्किल से कमरे से बाहर निकली। उसे लग रहा था कि उसकी कोई कीमत नहीं रही। उसमें आंटी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, नबीन की तरफ देखने का हौसला नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबके सामने थी। नबीन ने एक बार भी रोशनी की तरफ नहीं देखा था और अपनी माँ को बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया था। और फिर रोशनी भी थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। रोशनी का कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि काश कहीं गायब हो जाऊं और फिर किसी से ना मिलूं, पर ऐसा नहीं हो सकता था। रश्मि उसे खाने के लिए बुलाने आई थी और रोशनी ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। अरे भूख कैसे नहीं है? खुशी में मेरी भूख उड़ जाए तो ये समझ में आता है, पर आपकी भूख को क्या हुआ? चलिए सब इंतजार कर रहे हैं। रश्मि उसे जबरदस्ती ले गई। वो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाने बैठी। सब फंक्शन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और रोशनी सिर झुकाए अपनी प्लेट में चमचम घुमा रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है रोशनी? पता नहीं उसके चेहरे पर क्या दिख गया आंटी को, जो उन्होंने उससे पूछ लिया। जी आंटी, उसने कहा। हाँ, कुछ उदास सी लग रही है, लगता है कल की थकावट का असर है, अंकल ने कहा। तो रश्मि ने एक प्यार भरी नज़र रोशनी पर डाली और कहा, थकान नहीं है पापा, दरअसल कल ये इतनी अच्छी लग रही थी, जरूर किसी की नज़र लग गई है। अंकल रश्मि की बात पर मुस्कुराए थे। रोशनी का मन कर रहा था कि रोज की तरह सबकी बातों में शामिल हो, पर वो बोल नहीं पा रही थी। खाने के बाद जब वो अपने कमरे में आ गई तो थोड़ी देर बाद आंटी उससे पूछने आई थी कि उसकी तबीयत तो ठीक है। उन्हें लग रहा था कि रोशनी अपनी तबीयत खराब होने की बात छुपा रही है। उनकी मोहब्बत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंटी, मैं आपकी बेटी क्यों नहीं? काश मैं आपकी बेटी होती या फिर मेरी मम्मी आपकी तरह होती। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर गई हूँ आंटी। उसका दिल किया कि वो आंटी के गले लगकर रोए, पर उसने बजाहिर मुस्कुराकर कहा। रोशनी का मन तो कर रहा था कि आंटी के गले लग जाए और सब कुछ बता दे, पर अपने मन को संभालते हुए बस इतना ही कहा, मैं ठीक हूँ आंटी। अपने चेहरे पर बहुत मुश्किल से वो थोड़ी सी मुस्कुराहट लाकर ये कह पाई थी। सामने वो भाभी और रश्मि के साथ लॉन में बैठी थी और नबीन ने भाभी को उनका मोबाइल लाकर दिया कि आपका कॉल आ रहा है, और मोबाइल सोफे पर रखा था। भाभी बात करने अंदर चली गईं और काफी देर बाद वापस आईं। रश्मि का अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम्हें वाकई नजर लगी है, और ये नजर किसकी थी ये मुझे अभी अभी पता चला है, भाभी ने शरारती अंदाज में कहा। किसका फोन था भाभी? रश्मि ने बेताबी से पूछा। तो भाभी ने हंसते हुए बताया, मेरी चचेरी बहन का फोन आया था। उन्हें अमन के लिए रोशनी बहुत पसंद आ गई है। मुझे तो उसी समय लगा था जब उन्होंने रोशनी के बारे में दिलचस्पी से पूछा था। तुम्हें याद है रोशनी, कल मैंने तुम्हें एक औरत से मिलवाया था जिसने ग्रीन साड़ी पहनी थी। रोशनी ने हाँ में सिर हिलाया। रोशनी दी को बाद में याद दिलाइएगा, पहले मुझे सारी बातें बताइए, क्या कह रही थी वो? रश्मि सब जल्दी से जानना चाहती थी। अमन उनका छोटा भाई है और उसने लड़की पसंद करने के लिए पूरा हक अपनी बहन को दे रखा है। मनाली में रहती हैं मीरा दीदी, उनके पति की जॉब है वहाँ। उनके मम्मी पापा हैं नहीं, इसलिए अमन अकेला ही रहता है दिल्ली में। वो कंप्यूटर इंजीनियर है, बहुत अच्छा लड़का है। भाभी उसे विस्तार से बता रही थी। आपने उन्हें क्या जवाब दिया? रश्मि उतावली हो रही थी। मैं क्या जवाब देती? बोल दिया कि सबसे बात करके बताती हूँ। कल फंक्शन में आए थे अमन भैया? हाँ आया था। अब ये पता नहीं कि नज़र भाई की थी या बहन की जो हमारी रोशनी को लगी। देखो कितनी चुप चुप सी और उदास सी लग रही है। भाभी मजाक में हंसती हुई बोल रही थी। अब आप जरूर जानना चाहेंगी कि अमन भैया कैसे लगते हैं?
रश्मि ने शरारत से झुककर कहा। बेचारी शर्मा रही है। भाभी आप जल्दी से बताइए ना, आप तो अच्छे से जानती होंगी। रश्मि बिल्कुल शरारती मूड में थी। रोशनी ने रात का खाना जबरदस्ती खाया और अपने कमरे में आ गई थी। भाभी की बहन को शायद बहुत जल्दी थी। दूसरे दिन फिर उनका फोन आया था। इस बार उन्होंने आंटी से बात की थी। आंटी ने उन्हें कहा कि वो रोशनी की मम्मी से बात करने के बाद ही कुछ कह सकती हैं। जब आंटी ने फोन बंद किया तो रोशनी उनके पास आ गई, बोली, आंटी ये लोग कैसे लोग हैं? आपको ये रिश्ता कैसा लग रहा है? परिवार कैसा है? उन्होंने हैरान होकर रोशनी को देखा। मेरा मतलब है कि भाभी बहुत तारीफ कर रही थी। आपकी क्या राय है? उसका अंदाजा बेहिचक था। आंटी को रोशनी का ऐसे पूछना पसंद नहीं आया, लेकिन फिर बोली, अमन अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। उन्होंने फिर संजीदगी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा? आंटी, शादी तो करनी ही पड़ेगी और लंबी चौड़ी फैमिली में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मुझे ननद, देवर, जेठ जेठानी के झमेले नहीं चाहिए और यहाँ ऐसे कोई झंझट नहीं है। आंटी ने उसे हैरान होकर देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि रोशनी ऐसा सोच सकती है, जो यहाँ सबके साथ इतने प्यार से रहती है। आप लोगों की बात दूसरी है। आप लोग मेरे ससुराल वाले थोड़ी हैं। मुझे तो ससुराली झमेलों से उलझन होती है। दीदी की इतनी लंबी चौड़ी ससुराल है, बस उनका हाल देखकर ही मैं चाहती हूँ कि मुझे इतने सारे लोगों के साथ ना रहना पड़े। रोशनी आंटी के चेहरे की हैरत को नजरअंदाज करती हुई बोल रही थी। पर हाँ, मैं शादी 1 साल बाद करूँगी। तब तक मेरे छोटे भाई का बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाएगा और साथ में कोई जॉब भी कर लेगा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। हम लोग तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही सोच रहे थे। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी मम्मी से फ़ोन पर बात कर लूँ, बाद में उन्हें जवाब दे दूँगी। इतना कहकर आंटी उठ गईं। ना उन्होंने बताया कि वह उसके बारे में क्या सोच रही थी और ना ही रोशनी ने उनसे पूछा। आंटी के फ़ोन करने से पहले ही रोशनी ने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर ली। क्या जॉब करता है अमन? और अपनी माँ के सवाल को रोशनी अच्छी तरह समझती थी। वो अमन के स्टेटस का पता करना चाहती थी कि अगर उसका रुतबा आंटी की फैमिली से ऊंचा हुआ तो वह तुरंत तैयार हो जाती, ये सोचे बिना कि अभी 2 दिन पहले आंटी से रिश्ता मांग चुकी थी। सब ठीक है, मगर नबीन के मुकाबले में कम है। मगर ये रिश्ता मुझे पसंद है। अगर ये रिश्ता किसी वजह से नहीं हुआ तो भी मैं नबीन से शादी कभी नहीं करूँगी। ये मेरा अटल फैसला है। रोशनी का लहजा इतना मजबूत था कि उसकी माँ कुछ बोल नहीं सकी। उसके लहजे में एक जिद थी। रोशनी ने पहली बार अपनी माँ से ऐसे बात की थी। आंटी की रोशनी की माँ से रात को बात हुई। उसे ये तो नहीं पता चला कि क्या बात हुई, लेकिन अगले दिन आंटी को भाभी की बहन से बात करते हुए जरूर सुना था। उन्होंने उन्हें आने के लिए न्योता दिया और साथ में अमन को लाने के लिए कहा। शायद वो चाहती थी कि अमन को रोशनी देख ले। शाम को रोशनी बच्चों के साथ बैठकर टीवी देख रही थी जब नवीन बड़े गुस्से में वहां आया। तुम लोगों के एग्जाम सर पर हैं और तुम लोग टीवी देख रहे हो, उसने बच्चों को थोड़ा डांट कर कहा। रोशनी ने एक नज़र नवीन को देखा और फिर बच्चों को, जो उसकी डांट से सहम गए थे। फिर बच्चे पढ़ने चले गए तो वह वहीं बैठ गया। फिर रोशनी भी उठ गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने रिमोट के फेंके जाने और टीवी के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। रात में भी वो किसी न किसी बहाने से चिड़चिड़ाता रहा। बच्चों को भी डांट दिया। आपको क्या हुआ है भैया? आखिर रश्मि ने पूछ ही लिया। क्या हुआ होगा मुझे? उसने आंखें निकाल कर कहा। नवीन रश्मि को गुस्से से देखता है। लगता है ऑफिस में लड़कर आए हैं आप, वहाँ का गुस्सा घर पर उतार रहे हैं। और आज जो डिश भाभी ने पकाया है वह भी आप जैसी। उस समय खाने के मेज पर रोशनी, रश्मि, धीरज भैया, भाभी और नवीन ही बैठे थे। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। नवीन उठा और बाहर चला गया। रश्मि उसे आवाज देती रही पर वो नहीं रुका। मैंने तो यूं ही कहा था, पर नवीन भैया तो सचमुच गुस्सा हो गए। उसे भाई का खाने पर से उठना बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। वह उसके पीछे भी गई पर उसने खाना खाने से मना कर दिया था। रात को रोशनी जब आंटी के कमरे में आई तो देखा कि नवीन और आंटी कुछ बात कर रहे थे। उसे देखकर नवीन एकदम से चुप हो गया था। आंटी ने उसे बैठने के लिए कहा पर वो नहीं रुकी और कमरे में आकर आने वाले दिन के बारे में सोचने लगी। कल मीरा दीदी, भाभी की बहन, आने वाली थीं। अगले दिन रोशनी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी।
आज का खाना स्पेशल बन रहा था। आंटी भी मदद कर रही थी भाभी की। लेकिन जब आंटी ने उसे बताया कि वह लोग आज नहीं आ रहे हैं, तो उसे हैरानी हुई थी। क्यों? उसके मुंह से निकल गया था, वो मैंने उन्हें रात को कह दिया था कि आज मुझे कुछ काम है, तो फिर कब आएंगे वो लोग? बहुत बेकरारी है शादी करने की। नबीन वहां आ गया था और तेज से बोला। रोशनी नबीन की बात से चुप हो गई और आंटी ने भी अपने बेटे को घूर कर देखा। अब शायद कल आएंगे वो लोग, आंटी ने कहा तो वो किचन से निकल गई। बाहर निकलकर रोशनी ने आंटी के शब्दों को दोहराया। ये शायद क्या होता है? रश्मि अपने चाचा जी के घर जा रही थी, जो कि पास में ही था। चाचा चाची के तीनों बच्चे रश्मि और नबीन के हमउम्र हैं। रश्मि ने रोशनी से भी साथ चलने के लिए कहा, तो वो चलने के लिए तैयार हो गई। चाचा जी के घर पहुंचकर रश्मि तो सीना से बात करने लगी। रोशनी भी चाची से और नूतन से बातें करने लगी। कुछ देर बाद वहां नबीन भी आ गया और एक नज़र रोशनी पर डालकर राहुल से बातें करने लगा। चाची ने नबीन से नूतन के लिए किसी रिश्ते के बारे में बात की, तो वो नूतन से बोला, अच्छा तुम्हें भी शादी करने की जल्दी है? ये भी क्या मतलब है भैया? और किसे जल्दी हो रही है शादी की? आजकल की लड़कियों को, और किसे जिसे देखो वो जल्दी से शादी करना चाहती है। पहले तो लड़कियां शादी के नाम पर शर्मा जाती थीं और आजकल शादी के लिए दुआएं मांगती हैं। नबीन हंसा तो नूतन बुरा मान गई। मैंने कोई दुआ नहीं मांगी और न ही मुझे शादी करने की जल्दी है। रोशनी कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, फिर चाची और रश्मि से बोलकर घर जाने के लिए उठ गई। बाहर आई तो सर्द हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। अभी थोड़ी देर पहले चाची और नूतन इस मौसम के बारे में बोल रही थी कि उन्हें ये मौसम बहुत पसंद है। सर्दियों की सिहरन मुझे बहुत पसंद है। चलते चलते नूतन की बात उसे याद आई, मगर इस मौसम की खूबसूरती भी उसकी उदासी दूर नहीं कर पाई थी। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, 2 कदम उसके बराबर में आकर चलने लगे। बिना देखे ही, परफ्यूम की खुशबू से ही वो समझ गई कि वो कौन है। सुना है शादी के लिए आपको ऐसे बंदे की तलाश है जो लावारिस हो, न माँ बाप हो, न ननद देवर। धीरे मगर कड़कदार आवाज में पूछा गया था। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे चलती रही। सुनने में आया है आपको ससुराली रिश्ते जहर लगते हैं, इसलिए आप एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हैं जो अकेला रहता है। हालांकि कुछ दिन पहले आपको ऐसा घर आइडियल लगता था जहां बहुत सारे लोग हों। आपकी सोच क्यों बदल गई? क्या मुझसे और इस घर से पीछा छुड़ाने के लिए? मैं किससे शादी करूंगी और क्यों करूंगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे आपके राय मशवरे की जरूरत नहीं है। मुझे राय देने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वह गुस्से में आ गया। तुम्हारे पर्सनल मैटर की क्या बात है? बस तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है, चाहे तुम्हें इसके लिए 4 बच्चों की सौतेली माँ ही क्यों ना बनना पड़े। तुम वो रिश्ता भी खुशी से मान लोगी? नबीन गुस्से में बोला। इस बार रोशनी ने नबीन को गुस्से से देखा। आप बहुत बेकार बातें कर रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है आप ऐसी बातें बोल सकते हैं। तुम दूसरों के जज्बातों का जैसे चाहे मजाक उड़ाओ, तुम्हें पूरा पूरा हक है। और वो जवाब में उफ भी ना करें। सिर्फ यही ना कि मैंने किसी फिल्मी हीरो की तरह 3rd क्लास डायलॉग नहीं बोले थे, वरना कोई कमी नहीं थी मेरे खुलूस में। नबीन रोशनी की ओर मुड़कर बहुत गुस्से से बोला। इस बार रोशनी कुछ ना बोल सकी, उसकी तरफ देखा भी नहीं, जबकि वो उसे घूर रहा था। क्यों कर रही हो तुम ऐसी बेवकूफाना हरकतें? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? रोशनी के चेहरे पर बिखरी उदासी खामोशी देखकर नबीन का लहजा नर्म हो गया था। तुम मुझसे क्यों भाग रही हो रोशनी? ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नबीन के इस सवाल ने रोशनी को नर्वस कर दिया। जो बात वो नबीन से छुपाना चाहती थी, वो जैसे उस बात तक पहुंच गया था। रोशनी तेजी से आगे बढ़कर जाने लगी। मेरी बात का जवाब दो तुम। नबीन ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे घर जाना है। रोशनी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सड़क पर तमाशा मत बनाइए, मैं तो बस सड़क पर तमाशा बना रहा हूँ। तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी को तमाशा बना दिया है, नबीन ने कहा। नबीन ने रोशनी का हाथ पकड़ लिया और कह रहा था, मम्मी कह रही थी कि रोशनी उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन जब रोशनी को अगर भाभी का स्टूपिड भाई पसंद आ रहा है तो वह उसे ना तो कुछ बोल सकती हैं और ना ही फैसला बदलने के लिए कह सकती हैं।
वो किसी पर दबाव डालना नहीं चाहती। पिछले 4 दिनों से मैं ये सब सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। बस कल मैंने मम्मी से काफ़ी बहस करके 1 दिन का समय लिया है। मम्मी ने कहा है कि कल वो भाभी की बहन को जवाब देंगी। तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। नबीन के लहजे में जिद थी। वो हर कीमत पर अपनी बात मनवाना चाहता था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बात मनवाए बगैर रोशनी को हिलने भी नहीं देगा। रोशनी उसे देख ही नहीं रही थी और नबीन को पूरा यकीन था कि वह उसे देखकर झूठ नहीं बोल सकती। आंटी को अगर मैं पसंद हूँ तो ये बड़े हैरत की बात है। क्या वो उन लोगों के साथ नए रिश्ते जोड़ने के लिए तैयार हैं जिन्होंने कभी उनकी इज्जत नहीं की और पहले कभी एक रिश्ता ठुकरा दिया था? मुझे यकीन है उन्हें रोशनी बहू के रूप में कभी पसंद नहीं हो सकती। हाँ, रोशनी की माँ को उनका बेटा दिलो जान से पसंद है। वह बेहद तल्खी से बोली। रोशनी ने अपनी बात पूरी करके नबीन की ओर देखा। शायद वो अपनी बात का असर उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। तुम्हें ये बात बुरी लगी कि आंटी यहाँ रिश्ते की बात करके गई हैं? नबीन ने संजीदगी से पूछा। रोशनी नबीन की बात सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई, लेकिन जिल्लत का एहसास उसके दिल में उभरा था। मैं यहाँ अपना रिश्ता तय करने नहीं आई थी और ना अपनी शादी की मुश्किल हल करवाने। मैं बस अपनी जॉब के लिए आई थी। हाँ, आपके घर का माहौल मुझे पहले दिन से ही अच्छा लगा। सबके साथ घुल मिलकर रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आंटी का प्यार भरा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं उससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। और आप लोग आखिर इतने अच्छे क्यों हो? क्यों फरिश्ता बनने की कोशिश कर रहे हो? जिन लोगों से नफरत करनी चाहिए आप लोग उनसे नफरत क्यों नहीं करते? मुझे नॉर्मल लोग अच्छे लगते हैं। फरिश्तों और देवताओं से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी माँ ने कभी आप लोगों की इज्जत नहीं की और अब जब आप लोग हमसे ऊंची हैसियत के हो गए हो और आपका रुतबा बढ़ गया है तो हमें सब टूटे रिश्ते जोड़ने का ख्याल आ गया है। मुझे तरस और हमदर्दी से सख्त नफरत है। रोशनी की आवाज भर्रा गई थी। वह खुद को रोने से रोक रही थी, लेकिन उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कि उससे आंसुओं को रोकना मुश्किल हो रहा था। मैं ना देवता हूँ ना फरिश्ता। मैं उतना ही अच्छा और बुरा हूँ जितना कोई नॉर्मल इंसान होता है। तुम इन सारी बातों को बहुत जज्बाती होकर सोच रही हो। तुम्हारी मम्मी को हम सब पहले से जानते हैं और उन्हें तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपना मानते हैं। सब लोग वैसे नहीं हो सकते जैसा हम चाहते हैं। तुम्हारी मम्मी वैसी नहीं जैसा तुम उन्हें देखना चाहती हो। तुम भी उन्हें समझने की कोशिश करो। उन्होंने बहुत कुछ पाकर खो दिया है। वो अभी तक खो देने के सदमे में हैं। अच्छा होगा तुम उन्हें वैसे ही कबूल कर लो। इस उम्र में उनका बदलना मुश्किल है। नबीन ने अपनेपन से कहा। रोशनी खामोशी से नबीन को देख रही थी। अब दूसरी बात कि मुझे तुमसे नफरत होनी चाहिए। मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अहमियत नहीं दी तो नफरत का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जब तुम हमारे यहाँ आईं तो एक आम सी मेहमान थीं जिसकी मेरे लिए कोई खास अहमियत नहीं थी। कहते हैं लड़के अपनी आइडियल लड़की में अपनी माँ की और लड़कियाँ अपने पिता की सी आदतें देखना चाहती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने जब कभी इस तरह से सोचा जिससे मेरी शादी हो तो मैं उसमें अपनी माँ के जैसी आदतें देखने की ख्वाहिश करता था। जबकि लोग उनके सीधेपन का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों को छोड़ो, उनकी सादगी और सीधेपन को मैंने कितनी बार गलत बोला है, लेकिन फिर भी मैंने ये भी देखा है कि जब कभी मेरे रास्ते में रुकावट आई, कहीं मैं नाकाम होने लगा, तो एक अनदेखी सी ताकत मुझे इस मुश्किल से निकाल लाई। बहुत सी जगहों पर मुझसे काबिल लोग मौजूद थे, फिर भी मेरे हिस्से में कामयाबी आई। मैंने आज तक कभी उनके मुंह पर ये बात नहीं कही, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम बहन भाइयों ने जो भी कामयाबी हासिल की है उन सब के पीछे हमारी माँ की अच्छाइयाँ ही हैं। तुम बहुत सी बातों में उनके जैसी ही हो। पहली बार मैं तुम्हें अहमियत देने पर उस वक्त मजबूर हुआ जब तुमने रश्मि की गलती छुपाई, उसको गलत बात को संभाला। वही दिन था जब से मैंने तुम्हारे बारे में अलग अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। लेकिन तुम पूरी की पूरी मम्मी जैसी नहीं हो। वह तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं, वह तुम्हारी तरह जज्बाती और जल्दबाज नहीं। उनमें सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ बातों में तुम कुछ कुछ उनके जैसी हो।
नबीन संजीदगी से कह रहा था। उसने रोशनी का हाथ छोड़ दिया था, लेकिन दोनों अभी भी सड़क के किनारे पर खड़े थे। रश्मि की सगाई के अगले दिन तुम्हारी खामोशी और नाराजगी की बजाय मैंने ये समझा कि तुम्हें आंटी का, धीरज भैया और मुझसे तुम्हारे भाई की जॉब के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगा है। जिस लड़की को इतनी सी बात में एहसान नजर आता हो कि मैं या भैया तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप कर दें, वह इस बात को कैसे पसंद कर सकती है कि भाई की जॉब के लिए हमारा एहसान लें। लेकिन फिर जिस तरह तुमने जल्दी से अपने लिए आए रिश्ते के लिए हाँ की और शादी के लिए एकदम तैयार हो गई, उससे मैं चौंक गया। मुझे समझ आया कि जरूर कोई और बात है। मम्मी ने कहा कि आजकल में मुझसे तुमसे शादी के बारे में मेरी राय मालूम करने वाली थी, और ये भी कि आंटी खुद इस रिश्ते के बारे में बोलकर गई हैं। लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उस दूसरे रिश्ते में है, तो फिर वो तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। माँ को तुम्हारे इस फैसले से बहुत दुख हुआ है। जो बातें तुम सोच रही हो वह हमने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोची। प्लीज ऐसे जज्बाती होकर अपने और मेरे लिए मुसीबत मत पैदा करो। नबीन बहुत नरमी से समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या वाकई सब मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मैं इतनी अच्छी हूँ तो नहीं? रोशनी अचानक रो पड़ी। इन कुछ दिनों में उसने खुद को बहुत कमतर महसूस किया था, अपने आप से शर्मिंदा हुई थी। आपके घर के माहौल ने मुझे अच्छा बना दिया, वरना मुझ में कोई खूबी नहीं, सिवाय इसके कि मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम मोहब्बत है। और यहाँ मुझे हर जगह मोहब्बत नजर आई। इस मोहब्बत ने मुझे बांध लिया। मुझे बड़े बड़े मकान और कीमती गाड़ियों की चाह नहीं, मैं लोगों के रवैये में खुलूस ढूंढती हूँ। आपको मैं बहुत अच्छा इंसान समझती हूँ, इसकी वजह आपका स्टेटस नहीं, जो आदतें आप में हैं वही सब होती। लेकिन आप कोई मामूली सी जॉब कर रहे होते तो मैं भी आपको इतना ही अच्छा समझती जितना आप समझती हूँ। वह इस तरह रोते हुए बोली। उसकी ये बात सुनकर नबीन के लबों पर अचानक ही बहुत खुशगवार और शोक सी मुस्कुराहट बिखरी। शुक्र है तुम्हारे मुंह से मेरे लिए तारीफ तो निकली। कितनी देर से मैं तुम्हारी तारीफ किए जा रहा था। और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो दिल ही दिल में उम्मीद कर रहे होते हैं कि हमारी भी तारीफ होगी। वैसे तुम्हारे शब्दों से मुझे थोड़ी सी शिकायत है। अगर तुम यूं कहती कि मैं तब भी आपसे ही मोहब्बत करती तो बात ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सच्ची लगती। नबीन का शोखी भरा अंदाज रोशनी के होठों पर भी मुस्कुराहट ले आया था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और होठों पर मुस्कान खिली थी। नबीन ने उसे बड़े गौर से देखा। कभी तुमने बहुत तेज बारिश में धूप खिली देखी है? नबीन ने रोशनी को गौर से देखते हुए कहा। रोशनी एकदम से झेप गई। बेख्तियार उसने अपने आंसू साफ किए और फौरन ही चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले तक उसे एहसास ही नहीं हुआ था, और अब उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि वह नबीन के सामने सड़क पर रोई है। उसे चलता देखकर वह भी उसके साथ ही चलने लगा। खूबसूरत लड़की, इतनी बेदर्दी से पेश मत आओ अपने साथ। रोशनी को दुपट्टे से चेहरा रगड़ते देखकर उसने टोका। अब वो रिलैक्स नजर आ रहा था। तुम्हें पहली बार ये खुशफहमी कब हुई कि तुम खूबसूरत हो? वह उसे छेड़ रहा था। उसे बातों में उलझाकर नबीन ने घर पहुंचने के लिए लंबा रास्ता पकड़ लिया था। और जब रोशनी को ये बात समझ में आई तो अपने दिल ही दिल में वो बहुत परेशान हो रही थी कि पूरे रास्ते उसे ऐसी ही बातें सुननी पड़ेंगी। वह चुपचाप मन महसूस कर चली जा रही थी, पर वो उसके जवाब न देने पर जरा भी बुरा नहीं माना था, बल्कि उसी तरह मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी वो फेवरेट मूवी, वही हॉरर वाली, मैं 2 बार देख चुका हूँ, और फिर भी मुझे ये समझ नहीं आई कि उसमें डरना कहाँ था। सोच रहा हूँ उसकी डीवीडी खरीद लूं और फिर तीसरी बार तुम्हारे साथ देखूं। तो मुझे बताना उसमें किस जगह पर डरना है। वैसे मेरा ख्याल है हमारी शादी के दिन वह मूवी देखने का आइडिया सबसे बेस्ट होगा। नबीन रोशनी को शरारत से छेड़ रहा था। आप बेकार में बेतकल्लुफ होकर फैल रहे हैं। मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? अपने नर्वस होने और शर्माने पर रोशनी को खुद पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, मैं बेकार में फैल रहा हूँ। नबीन ने बड़े अफसोस से कहा। जिस लड़की ने अभी कुछ देर पहले मुझे ये बात बताई कि अगर मैं किसी बड़े अफसर की जगह उसके घर का माली होता या फिर उसका ड्राइवर होता, वह तब भी मुझसे मोहब्बत करती,
अगर मैं इस लड़की के साथ बेतकल्लुफ़ ना रहूं, तो फिर तुम्हारे ख्याल में मुझे किसके साथ बेतकल्लुफ़ होना चाहिए? बहुत दुख भरे अंदाज में सवाल किया था नबीन ने, पर वो उसकी बात अनसुनी करती सर्दी से बचने के लिए दुपट्टा अपने इर्द गिर्द लपेटने लगी थी। ये ले लो। नबीन ने अपनी जैकेट उतार कर उसकी ओर बढ़ाई। शुक्रिया। रोशनी ने जैकेट लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये लड़कियों के सामने हीरो बनने का अच्छा तरीका है। अपना कोट या जैकेट उन्हें पेश कर दो, फिर चाहे खुद को बुखार चढ़ जाए या फिर निमोनिया ही क्यों ना हो जाए। नबीन उसके कमेंट पर जोर से हंसा। देखो, इस साल ये मौका मिला है, अगले दिसंबर में ऐसी सर्दी आएगी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारे सामने हीरो बनने से महरूम ही रह जाऊं। उसकी बात सुनकर रोशनी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए उसके हाथ से जैकेट ले ली। और सुनो, मेरी माँ ऐसे तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन्हें फूहड़ लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम ठीक से पराठे बनाना सीख लेना, नहीं तो ताने सुनने के लिए तैयार रहना। मैं हॉरर मूवी देखकर डरना भी छोड़ दूंगी, पराठे बनाना भी सीख लूंगी, लेकिन आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। रोशनी ने उसे एक नज़र देखा, जबकि नबीन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आप मुझे इतना ज़्यादा मत चिढ़ाओ। वादा तो मैं बेशक कर लेता, पर देखो, हमारा घर आ गया है और खिड़की में माँ खड़ी है और हमें ही देख रही है। रोशनी ने नबीन की बात सुनकर नजर उठाई तो सामने खिड़की में आंटी को खड़े देखा और अपनी नजरें झुका लीं। दोनों को साथ देखकर नबीन की माँ अच्छी तरह समझ गई थी कि दोनों में बात हो चुकी है और दोनों ने क्या फैसला किया है, ये पूछने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि रोशनी ने नबीन की जैकेट जो पहन रखी थी, एक नज़र दोनों के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो खिड़की से हट गईं और फोन में जल्दी से एक नंबर लगाने लगीं। और दूसरी तरफ वो घर के अंदर दाखिल होते हुए कह रहा था, मोहब्बत के शहर में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ हम लड़ेंगे भी, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन हमारे बीच मोहब्बत हमेशा रहेगी। और रोशनी मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। कुछ ही दिनों में नबीन और रोशनी की शादी हो गई और खुशी खुशी दोनों रहने लगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।